स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद रिजनी सर क्लासेस। तो कैसे हो आप सभी? मस्त और बढ़िया होगे। आज के एक नए लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लासेस में बेटा अपन डिस्कस करने वाले हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो नाम सुना होगा बेटा, हर साल एग्जाम में क्वेश्चन यही से पूछे जाते हैं, भर भर के एग्जाम में पूछे गए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, इस बार 2025 में जो है एक क्वेश्चन पूछ लिया था उसने कि क्यों ऑस्मोटिक प्रेशर को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की डिफिनीशन आएगी बेटा, तो आप बहुत सारी चीजें बता ले जाओगे। तो हम क्यों ना सबसे पहले डिस्कस कर लें व्हाट इज मीन्ड बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखो यहां पे मान लेता हूं एक सेलिब्रिटी आ जाए, कोई एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी कोई आ जाए, तो उसको देखने के लिए पूरी भीड़ लग जाएगी बेटा। ध्यान से समझना, ठीक है? उसको देखने के लिए भीड़ लग जाएगी, पूरा एकदम पूरा भीड़ लगा हुआ उसको देखने के लिए, सेलिब्रिटी को देखने। लेकिन वहां पे सिचुएशन ऐसा क्रिएट होता है कि वहां पे माला आता है, सोफा आती है, एसी लगता है। वो जो देखने आए हैं उन लोगों को माला पहनाया जा रहा है, जो देखने आए उन लोगों को सोफा पे बिठाया जा रहा है, उन लोगों को अच्छी खासी मिठाई खिलाई जा रही है। अरे जिसको देखने आए वो चुपचाप कोने में खड़ा होकर देख रहा है, भाई क्या हो रहा है यहाँ पे, है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहता है कि नेचर पे डिपेंड नहीं करता बेटा, नेचर पे डिपेंड नहीं करता बेटा, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा बेटा, है ना? तुम कितने बड़े आदमी हो दैट इज नॉट मैटर अकॉर्डिंग टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कितने ज्यादा आदमी है दैट इज द मैटर ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या बात करते हो सर? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है बेटा जो कि डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे, नॉट द नेचर ऑफ पार्टिकल्स, नॉट द नेचर ऑफ द पार्टिकल्स, नॉट नेचर ऑफ द पार्टिकल्स। कितने अच्छे से हमने यहां पे लिखा बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। रुक जाओ, ठीक है, जस्ट वेट बेटा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने लिखा, आप स्टेटमेंट पढ़ना बेटा, आप स्टेटमेंट पढ़ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का। यहां पे ये ऐसी प्रॉपर्टी है बेटा जो डिपेंड्स होती है ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। करोड़ों की लाइन है बेटा, उठा लो, बट नॉट द नेचर ऑफ द सॉल्यूट। सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करता है बेटा। किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे, कि कितने सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, दैट इज द मैटर। सर ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत आप क्या क्या पढ़ाने वाले हैं? मैं आपको बेटा पढ़ाऊंगा यहां पे आरएलवीपी, ध्यान देना बेटा, आरएलवीपी पढ़ेंगे। चलो उसके बाद बेटा अपन ओपी पढ़ेंगे, ठीक है सर। ओपी के बाद बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा जाएगा, ईबीपी बोलते हैं जिसको। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ाएंगे, दैट मींस डीएफपी। ये 4 क्लास होगी बेटा, एक एक क्लास हम लोग समझने वाले हैं। मजा आएगा बेटा, एक एक क्लासेस बहुत इंटरेस्टिंग है। यहां पे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को अपन बोलते हैं आरएलवीपी। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो सर, है ना? ऑस्मोटिक प्रेशर यहां पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ईबीपी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डीएफपी हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत पहली क्लास चालू होने जा रही है सर, यहां पे आरएलवीपी बताइए। अरे बताइए ना, आरएलवीपी क्या होता है सर? व्हाट इज मीन्ड बाय आरएलवीपी? इसके डिफिनीशन इसी के फुल फॉर्म में छुपा हुआ है भाई, आरएलवीपी, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सर नहीं समझ पाए, आओ एक मैं बनाता हूं बेटा प्यारा सा एक छोटा सा डायग्राम। यहां पे देखो ये है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, दैट मींस मैं ले लेता हूं वाटर, ठीक है, प्योर वाटर है, प्योर वाटर है ये। अभी इसमें कुछ नहीं डाला मैंने, खूब ज्यादा वेपर बनाएगा, खूब ज्यादा वेपर बनाएगा, ठीक है? तो वेपर प्रेशर भी खूब लगने वाला है यहां पे। लेकिन मैं क्या करता हूं बेटा, ध्यान देना, मैं क्या करता हूं, इस कंटेनर में पानी तो है ही, मैं इस कंटेनर में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर देता हूं, जो कि इसके सरफेस पे कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है? अब यहां पे जो वेपर की जो टेंडेंसी उसको कम कर देगा, तो कम वेपर बनेगा। जब कम वेपर बनेगा तो वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा सर, दैट इज नोन एज आरएलवीपी। खत्म हो गया। फिर से सुनो, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हो जाता है कम एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट था जब उसमें कुछ नहीं डाला था मैं, तो खूब भाप बनाता था, खूब भाप का प्रेशर लगता था। लेकिन बेटा यहां पे अपन ने बनाया सोल्यूशन, और सोल्यूशन में क्या डाला सर आपने? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालोगे तो उसके सरफेस पे ऑक्यूपाई किया उसने, नीचे से लोगों को जाना का थोड़ा सा रोकना स्टार्ट किया उसने,
रोकने लगा, बेटा कहा तुम ना जाओ, हम तुम्हारे बिना ना रह पाएंगे, है ना। तो नहीं जाने दिया उसको, और यानी कि वेपर बनने की जो टेंडेंसी थी हो गई कम। जब वेपर बनेगा कम तो वेपर प्रेशर हो जाएगा कम, तो दैट इज नोन एज आरएलवीपी कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हो जाता है कम। यहां पे व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, सर ये नॉन वोलेटाइल सोल्यूट क्या होता है बेटा? ऐसा सोल्यूट जो वेपोराइज्ड ही ना हो, जो सोल्यूट वेपर में कन्वर्ट नहीं होते हैं उसको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। उसको अपन ने डाल दिया बेटा किसमें? सोल्यूट, सॉल्वेंट में, वो बन गया बेटा प्योर सॉल्वेंट में, जैसे ही डाले सोल्यूशन बन गया। अब जो होगा, वेपर प्रेशर सोल्यूशन का घट गया एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। जब उसमें कुछ नहीं डाले थे तो खूब भाप बनता था, खूब भाप का प्रेशर लगता था, लेकिन मैंने डाल दिया बेटा सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, और जैसे ही डाला बेटा वो वेपर की जो टेंडेंसी है वो हो गई कम, तो वेपर प्रेशर भी हो गया कम। दैट इज नोन एज द आरएलवीपी। आरएलवीपी स्टैंड्स फॉर, यहां पे आप दे सकते हैं दिस इज आरएलवीपी, नोट कर लेना बेटा, स्क्रीनशॉट ले लेना, ये डायग्राम मैं आपको समझा दिया था। मैं चाहता हूं आपको डेरिवेशन की क्लास समझाना। चलो मान लेते हैं एक हम लोग के पास सोल्यूशन है जिसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। मानने में क्या हर्ज है सर? मानिए ना आप कि आपके पास एक सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड है सर, ऐड है, ठीक है। चलो हो गया, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट बेटा x1 p1 नॉट हो जाएगा। तब चलो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट की मैं बात करूं बेटा तो x2 p2 नॉट हो जाएगा, ठीक है सर। यहां पे x2 p2 नॉट की प्लेस पे कर देना जीरो, दैट मींस यहां पे हो जाएगा पूरा का पूरा जीरो। सर आपने ये p2 नॉट की प्लेस पे जीरो क्यों किया? क्योंकि बेटा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट प्योर फॉर्म में वेपर ही नहीं देगा। भाई पी नॉट होता क्या है? प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर को बोलते हैं पी नॉट, ठीक है। वो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है तो प्योर स्टेट में काहे का वेपर यार, उसका जीरो हो गया ना वेपर प्रेशर, ठीक है। तो पूरा का पूरा हो जाएगा जीरो, ठीक है। टोटल वेपर प्रेशर दैट मींस पीएस इज इक्वल टू पी सॉल्वेंट प्लस पी सॉल्यूट हो जाएगा। ध्यान से देखना बेटा, नहीं इधर समझ में आ रहा, इधर और मैं लिखते जा रहा हूं, यही वाला मैं जो लिख रहा हूं उसको समझो। पीएस इज इक्वल टू, ये सॉल्वेंट का कितना है सर? x1 p1 नॉट है सर, ठीक है। ये सॉल्यूट का कितना है सर? जीरो है, ठीक है। ध्यान देना, पीएस इज इक्वल टू x1 p1 नॉट हो गया। अच्छा मैं चाहूं तो x1 लाके यहां पे ध्यान से देखना बेटा, p1 नॉट है PS है, मैं चाहूं तो PS अपॉन p1 नॉट लिख के x1 कर दूं, दैट इज द इक्वेशन फर्स्ट। कुछ किया नहीं मैंने, x1 वहीं पे p1 नॉट आके इसको डिवाइड दे दिया। यहां पे ये क्लासेस होती है। अभी नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं, अभी नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फ्रॉम ऑन बोथ साइड। जैसे आपने क्या किया था उधर, बोलो, पीएस अपॉन p1, यही तो प्रूफ किए थे भाई, पीएस अपॉन p1 नॉट इज इक्वल टू क्या लिखे था आपने? x1, यही लिखा था आपने, वेरी गुड। चलो दोनों तरफ 1 माइनस करना है अकॉर्डिंग टू दिस। ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1 आपको बेटा इक्वेशन फर्स्ट में दोनों तरफ एक एक से माइनस करना है। इसका मल्टीप्लाई इस पे करोगे तो हो जाएगा बेटा p1 नॉट माइनस पीएस अपॉन p1 नॉट। बोलो होगा कि नहीं होगा? अच्छा सर ये 1 माइनस x1 है, एज वी नो दैट कि x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1, ये बात हमें पता है कि मोल फ्रैक्शन जो होता है जितने भी कंपोनेंट है सोल्यूशन में, उसका समेशन अगर किया जाए तो बेटा आता है 1, ये बात पता है। सर मैं x2 इज इक्वल टू 1 माइनस x1 नहीं लिख सकता हूं क्या? ये बताओ, x2 की जगह पे 1 माइनस x1 है यहां पे, तो ये 1 माइनस x1 की प्लेस पे क्या मैं x2 नहीं कर सकता हूं? जरा बताना नहीं कर सकता हूं क्या? बोलो बेटा, कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? कर सकता हूं। चलो अब यहां से मुझे क्या समझ में आया, ये मेरा हो गया बेटा डेरिवेशन। ध्यान देना कि P1 नॉट माइनस PS अपॉन P1 नॉट इक्वल टू x2, इसको अपन एक सिस्टमैटिकली लाइन में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि RLVP ऑफ सोल्यूशन, RLVP इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन द सोल्यूशन। क्या बात है सर, उस लाइन का मतलब है P1 नॉट, यहां पे लिख दूं मैं P1 नॉट माइनस PS, ओ माय गॉड क्या ही लिखते हो भाई, ठीक है। ध्यान देना, P1 नॉट माइनस PS अपॉन P1 नॉट इक्वल टू x2, यही तो प्रूफ किया था आपने। बोलो झूठ बोल रहा हूं क्या?
यही प्रूफ किए थे ना यार। ये देखो, ये पूरा RLVP इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। कैसे लिखा हूं मैं यहाँ पे, RLVP इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। ये चीज हो गया यहाँ पे। एक नया डेरिवेशन हम करेंगे बेटा, एक नया डेरिवेशन करेंगे हम, ध्यान से देखना। एक नया डेरिवेशन की क्लास आ गई, डिटर्मिनेशन ऑफ। ठीक है, हम इसी पेज को छोड़ देते हैं यहाँ पे ताकि मैं आपको दिखा सकूं, अच्छे से समझा सकूं। मैं कोई नया पेज ले लेता हूं बेटा, ठीक है, कोई नया पेज ले लेता हूं आप लोग के लिए। चलो नया पेज ले लेते हैं हम, यहाँ पे समझते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट की बात करना है। ठीक है, माइक चेक करते रह रहा हूं ताकि कहीं पता चले बीच में धोखा मिल गया बेटा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। P1 नॉट माइनस PS अपॉन P1 नॉट इक्वल टू X2। समझ में आया? मैं P1 नॉट, ठीक है, P1 नॉट माइनस PS अपॉन P1 नॉट लिखा, इसको मैं लिख सकता हूं N2 अपॉन N1 प्लस N2। ये सोल्यूशन है बेटा, N1 प्लस N2 लिखेंगे यहां पे। इफ सोल्यूशन जो है इस डाइल्यूट, सोल्यूशन डाइल्यूट है बेटा, तो N2 जो होगा वो लेस हो गया N1 से। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं, ध्यान देना बेटा क्या बोल रहा हूं मैं, हम बोल सकते हैं, लिख लेना इसको, समझ लेना, ठीक है। हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं सर, बोलिए क्या बोल सकते हैं, कि P1 नॉट माइनस PS अपॉन P1 नॉट इक्वल टू N2 अपॉन N1। बोलो समझ में आ रहा है? चलो मैं इसको चाहूं तो लिख सकता हूं P1 नॉट माइनस PS अपॉन P1 नॉट इक्वल टू N2 को मैं चाहूंगा तो लिख सकता हूं W2 अपॉन M2। भाई N2 का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम बोल सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, N1 की वैल्यू नीचे जाएगी W1 अपॉन M1, नीचे से ऊपर M1 आ जाएगा। बोलो M1 यहां आ जाएगा, ठीक है। और सुन लो, W1 अपॉन M1, नीचे से M1 ऊपर चला गया, W1 यहां आ गया बेटा। समझ में आ रहा? चलो यहां पे मैं एक लाइन दे देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए क्या चल रही है क्लास में, ठीक है। चलो, यानी कि मुझे चाहिए बेटा M2 के बराबर, M2 को लेके जाऊंगा मैं इधर, ध्यान देना, ध्यान से, एकदम मजा आने वाला है क्लास में, ठीक है। मैं M2 को ले गया उधर, तो बचा क्या यहां पे, W2 बोलो इंटू M1, ध्यान से बताना तुम मेरे को देख देख के, है ना, और ये W1 यही बचा, क्योंकि ये M2 तो चला गया इधर, अब ये इधर गया, इसके साथ मल्टीप्लाई में हो गया, ये डिवाइड है, इधर आएगा बेटा तो मल्टीप्लाई का काम करेगा। दैट मींस P1 नॉट अपॉन ये उसके साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड का काम करेगा, P1 नॉट माइनस PS। क्या बात है सर, ये हमने प्रूफ किया, M निकाल दिया हमने, ठीक है, M2 निकाल दिया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। बहुत इजी क्लास था, मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे, ये देखो नोट कर सकते हो। अब इसमें कैसे इस टाइपिंग हुआ है कौन जानता है, बट आप देख लेते हैं। P नॉट माइनस P8 मैं लिखते चल रहा हूं, ठीक है सर। इसको मैं चाहूंगा तो ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है सर, क्योंकि और यहाँ पे हम चाहेंगे तो ये ऐसा हो सकता है सर। क्यों ऐसा हो सकता है, क्योंकि हमें देखो X2 का मतलब तो पता है N2 अपॉन N1 प्लस N2, और सोल्यूशन को हमने डाइल्यूट कर दिया, तो जब डाइल्यूट करोगे तो ये हो जाएगा नेग्लिजिबल। भाई नेग्लिजिबल हो गया तो P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल टू N2 बाई N1, और N2 की प्लेस पे W2 बाई M2, N1 की प्लेस पे W1 बाई M1, तो M1 नीचे से ऊपर चला गया W1, ठीक है। यही इसी के बराबर चाहिए, इसको उधर ट्रांसफर करो, ये उधर जाके मल्टीप्लाई, यही अपन को प्रूफ करना था, जो कि मैं खुद सॉल्व करके दे दिया हूं। अदरवाइज ये देखो यहाँ पे इस तरीके से भी है, आप जैसे चाहो वैसे नोट कर सकते हो बेटा। आपको मैंने डेरिवेशन कर भी दिया। अच्छा, डेरिवेशन एग्जाम में आते नहीं तो आप परेशान बिल्कुल नहीं होना बेटा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहे बेटा। एग्जाम में डेरिवेशन नहीं आता, बट आपको तो फॉर्मूला पता होना चाहिए कि P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल टू X2। X2 का दैट मींस यहां पे N2 अपॉन N1 होता है, ठीक है। N2 को लिख सकते हैं W2 अपॉन M2, और यहां पे लिखेंगे W1 अपॉन M1, नीचे से M1 आ गया ऊपर, नीचे हो गया यहां पे W1। दैट्स ऑल। ये सब चीजें हैं, दो बार बोलोगे तो क्यों ना कर लोगे बेटा, इजीएस्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास हम लोग के स्क्रीन पे आता है बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बात है सर,
ऑस्मोटिक प्रेशर समझने के लिए सबसे पहले क्लासेस चलेगी व्हाट इज डिफ्यूजन, व्हाट इज ऑस्मोसिस, व्हाट इज इंडोऑस्मोसिस, व्हाट इज एक्सोऑस्मोसिस, व्हाट इज एसपीएम, व्हाट इज टाइप्स ऑफ एसपीएम एंड द हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, दैट्स ऑल काइंड्स ऑफ सॉल्यूशन यहां पे डिस्कस करने वाले हैं बेटा बहुत इजी वे में। सबसे पहले सर ये बताइए कि व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। सर ऑस्मोटिक प्रेशर अभी नहीं चल रहा है, अभी नहीं चल रहा है, उसको चलने के लिए दिल थाम के बैठिए बेटा, क्योंकि मैं यहां पे सिखाऊंगा आपको पहले बेसिक, जिसमें हम लोग सबसे पहले समझने वाले हैं व्हाट इज डिफ्यूजन। ओह माय गॉड, व्हाट इज डिफ्यूजन? ये जो स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स का, और होने के बाद बेटा एक होमोजीनियस मिक्सचर प्रोड्यूस हो जाता है, दैट इज नोन एज ऑस्मोसिस, सॉरी दैट इज नोन एज डिफ्यूजन। सर ये डिफ्यूजन क्या होता है? सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा माइक हिल गया और कैमरे भी हिल गए, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं बेटा, आप हैं तो क्या गम है, ठीक है। चलिए यहां पे बेसिकली क्लास यहां पे क्या है, व्हाट इज डिफ्यूजन। सर डिफ्यूजन क्या होता है, आप एक बार रीड करो, एक बार रीड करो, कॉपी पे नोट करो कि स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग होता है सॉल्यूट सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का, और मिक्सिंग होने के बाद बेटा होमोजीनियस मिक्सचर बनना चाहिए, होमोजीनियस मिक्सचर तैयार होना चाहिए, दैट इज नोन एज डिफ्यूजन। सर डिफ्यूजन तो समझ में आ गया, अब हमें यह बताओ व्हाट इज आइसोटोनिक, व्हाट इज हाइपरटोनिक एंड व्हाट इज द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सर अगर आपके पास दो सॉल्यूशन है, दोनों सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है, आपको बार बार एक चीज याद आ रहा होगा कि ये ऑस्मोटिक प्रेशर होती क्या है, आपको अभी जस्ट मैं बताऊंगा, ध्यान से पहले इस चीज को देख लो। मैं अभी अगली क्लास वही रखने वाला हूं, व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि मैं यहां पे एक वर्ड बोल रहा हूं बार बार कि दो सॉल्यूशन है, दोनों सॉल्यूशन के अगर ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है, दैट मींस इट सेड टू बी कि ये यहां पे बेटा क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। लैंग्वेज रीड करिए ना, लैंग्वेज रीड करिए ना बेटा, लैंग्वेज रीड करिए ना यहां पे कि व्हाट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। इफ टू सॉल्यूशंस हैव सेम ओपी, सेम कंसंट्रेशन, देन दे आर सेड टू बी आइसोटोनिक। क्या बात है सर, ह्यूमन ब्लड इज आइसोटोनिक टू 0.9% सोल्यूशन टू NaCl। आपको बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया बेटा कि जो ह्यूमन ब्लड है वो आइसोटोनिक है, वो भी 0.9% सोल्यूशन ऑफ NaCl। अब ये मुझे बताइए कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या होता है। आपके पास है दो सोल्यूशन, राइट, दोनों सोल्यूशन में जिस सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है अदर की अपेक्षा, दूसरे की अपेक्षा जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, उस सॉल्यूशन को बोलते हैं बेटा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये देखो लिखा हूं मैं, इफ द सॉल्यूशन व्हिच हैज ग्रेटर ओपी देन अदर सॉल्यूशन, which has greater OP than other solution, दूसरे सॉल्यूशन की कंपैरिजन में ग्रेटर OP होता है, उसको अपन बोलते हैं बेटा हाइपरटोनिक। यहां पे बोल सकते हैं कि ह्यूमन ब्लड इज हाइपरटोनिक टू NaCl ऑफ कंसंट्रेशन लेस देन 0.9%। अगर 0.9% से लेस है NaCl का कंसंट्रेशन ब्लड में, तो आप बोल सकते हो वो हाइपरटोनिक है। अच्छा, आइसोटोनिक कब है? जब 0.9% सोल्यूशन ऑफ NaCl है। चलो अगर मैं बात करूं व्हाट इज हाइपोटोनिक सोल्यूशन, तो आप देख सकते हो इट इज द सोल्यूशन विच हैज लेसर ओपी देन अदर सोल्यूशन। आपके पास है दो सोल्यूशन, दैट मींस सोल्यूशन ए एंड द सोल्यूशन बी। जिस सोल्यूशन का ओपी है कम, उस सोल्यूशन को बोलोगे बेटा तू है हाइपोटोनिक सोल्यूशन। दो सोल्यूशन है मेरे पास ए एंड बी, इफ द लेसर इट इज द लेसर ओपी देन द अदर, है ना, दूसरे की कंपैरिजन में जिस सॉल्यूशन का लेस होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, उसी का तो नाम है यार, उसी का तो नाम है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सर ये समझ में तो आ गया, हाइपोटोनिक, ह्यूमन ब्लड इज हाइपोटोनिक टू NaCl solution of concentration greater than 0.9%। ये सब क्रीम वर्ड बोल रहा हूं कि अगर 0.9% से NaCl का जो कंसंट्रेशन NaCl सोल्यूशन का वो ज्यादा होगा, तो हम बोलेंगे बेटा कि वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। बेसिक चीजें थी। चलो हम लोग के स्क्रीन पे सर आ गया व्हाट इज एसपीएम, क्योंकि मैं इन सब चीजों का यूज करने वाला हूं ऑस्मोटिक प्रेशर में।
अभी मैं आपको ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं पढ़ा रहा हूं बेटा, लेकिन अभी जब मैं ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ाऊंगा तो मैं ये वर्ड यूज करूंगा बेटा, ये है एसपीएम, ये है ऑस्मोसिस, ये है हाइपरटोनिक, ये है हाइपोटोनिक, यहां पे डिफ्यूजन हो रहा है, यहां पे ऑस्मोसिस हो रहा है, यहां पे इंडो ऑस्मोसिस हो रहा है, यहां पे इक्सो ऑस्मोसिस हो रहा है। ये सारे वर्ड्स मैं यूज करने वाला हूं भाई, तो उसके पहले मैं क्यों ना ये वर्ड्स आपके सामने डिस्कस कर दूं। एसपीएम एक ऐसा मेम्ब्रेन होता है जो सिर्फ अलाउ करता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट करने के लिए थ्रू इट। यहां पे एसपीएम लग गया, एसपीएम के अंदर से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही क्रॉस हो पाएंगे बेटा। एसपीएम ऐसा एक मेम्ब्रेन है जिसमें टाइनी पोर्स होते हैं जिसके द्वारा सॉलिड इंप्यूरिटीज तो नहीं जा पाएंगे, सॉल्यूट का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ये एक ऐसा मेम्ब्रेन है जो अलाउ करता है ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को पास होने के लिए अपने अंदर से। दैट्स ऑल। रीड कर लो मेरे साथ। एसपीएम सर कितने टाइप्स के होते हैं? एसपीएम होते हैं बेटा दो टाइप्स के, राइट। सबसे पहला नेचुरल एसपीएम एंड सेकेंड वन इज आर्टिफिशियल एसपीएम। सर ये नेचुरल एसपीएम क्या होता है? जो एसपीएम प्लांट्स एंड एनिमल से ऑब्टेन्ड किए जाते हैं, दैट इज सेड टू बी नेचुरल एसपीएम। सर कुछ एग्जाम्पल बताइए जो एसपीएम प्लांट्स एंड एनिमल से ऑब्टेन करते हैं। बेटा पिग ब्लैडर जो है वो नेचुरल एसपीएम, एज अ नेचुरल एसपीएम यूज करते हैं। बोलो समझ में आ रहा? स्क्रीन पे दिख रहा हूं मैं आपको, लेटर समझ में आ रहे हैं? वेरी गुड। सर ये आर्टिफिशियल एसपीएम क्या होता है? ये ऐसा एसपीएम है जिसको सिंथेसाइज्ड करते हैं बेटा आर्टिफिशियली। जैसे एग्जांपल सेलोफेन, जिसको हम लोग बोलते हैं सेलुलोज, ज़ैंथेट, parchment paper, silicates of FeCONI, that's all. These are the artificial SPMs. आर्टिफिशियल एसपीएम्स है बेटा। चलिए यहां पे हम लोग स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज ऑस्मोसिस। अब यहाँ पे ऑस्मोसिस क्या हो, अभी ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं आ रहा, दिल थाम के बैठे हैं सर कि अब आएगा ऑस्मोटिक प्रेशर, अब आएगा ऑस्मोटिक प्रेशर, अब आएगा, लेकिन नहीं आ रहा है। लेकिन आएगा जरूर बेटा, है ना, आएगा तो जरूर, पक्का आएगा। व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? तो यहाँ पे सर क्लासेस क्या है कि एक क्वेश्चन पहले दे दिया कि एसपीएम जो होता है वो कॉपर, देखो एसपीएम ऑफ कॉपर फेरोसाइनाइड कैन नॉट बी यूज इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अगर बेटा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है तो उस केस में आप जो है कॉपर फेरोसाइनाइड का जो एसपीएम है वो यूज नहीं कर सकते। बहुत करोड़ों की बात है बेटा, नोट कर लो। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो जाता है। कॉपर फेरोसाइनाइड जो होता है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में बेटा सॉल्युबल है। तो कैसे वो काम करेगा भाई, कैसे वो काम करेगा? चलो अब यहां पे क्लास सीखना है व्हाट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का मतलब है कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वाया एसपीएम इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। मैं अब नहीं बताने वाला कि व्हाट इज हाइपरटोनिक एंड व्हाट इज हाइपोटोनिक, लेकिन अब आप कह रहे हो तो बताऊंगा पक्का मैं। जिस सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ज्यादा उसी को बोलते हैं, मतलब जहां पे प्रेशर ज्यादा दैट इज सेड टू बी हाइपरटोनिक, जहां पे प्रेशर कम दैट इज सेड टू बी की हाइपोटोनिक। तो आपको सिर्फ इतना सा वर्ड बोलना है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वाया एसपीएम। दैट्स ऑल। ये आप नोट करेंगे बेटा, एकदम वेरी वेरी इजीएस्ट क्लास है एकदम, जिसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, चलो उसी के साथ यहां पे हम लोग बात करेंगे एक्सो ऑस्मोसिस, इंडो ऑस्मोसिस। एक बार फिर से देख लो कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन थ्रू एसपीएम। ठीक है सर, चलिए एक्सो ऑस्मोसिस क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑस्मोटिक एग्जिस्ट हो जाता है बेटा। ठीक है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल निकल जाता है। किसी भी सेल को अगर आप हाइपरटोनिक में रखते हो तो उसमें से ऑस्मोटिक एग्जिस्ट हो जाएगा, जिससे वो श्रिंक कर जाएगा बेटा। वो जो सेल है वो सिकुड़ जाएगा क्योंकि उसमें से ऑस्मोटिक निकल गया।
समझ में आ रहा? अच्छा, अंगूर है, अंगूर में से पूरा पानी निकल जाए तो आप देखते होंगे कि अंगूर किशमिश का शेप ले लेता है कि नहीं ले लेता है? तो मैं मान लेता हूं कि मैं यहाँ पे एक अंगूर को जो है वो रखा मैंने हाइपरटोनिक सोल्यूशन में, तो वो जो है श्रिंक कर गया। समझ में आ रहा कि ये एक ऐसा प्रोसेस जिसमें से ऑस्मोटिक बाहर चला जाए of solvent molecule from any solvent or from any cell। ठीक है, the cell becomes shrink। ये बहुत अच्छी लाइन है कि ये shrink आपको पता होना चाहिए कब shrink होता है, एक्सोऑस्मोसिस के दौरान, जब ऑस्मोटिक का एग्जिस्ट होता है, जब ऑस्मोटिक बाहर निकल जाता है तो बेटा यहाँ पे सेल जो होगा वो श्रिंक कर जाएगा। अच्छा, किशमिश को आप रात भर पानी में रख दो तो मॉर्निंग में आप देखोगे कि किशमिश जो है फूल जाएगा, यानी कि यहाँ पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अंदर आया है, ऑस्मोटिक का एंट्री हुआ है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव कर गया है अंदर किशमिश के, तो हो जाएगा स्वेल, फुल जाएगा ना। तो कितनी अच्छी क्लास है सर कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ऑस्मोटिक एंट्री कर जाती है, जिसके वजह से सेल, जब सेल को हाइपो में रखोगे तब तो सेल जो होगा बेटा वो टर्जिड हो जाएगा, और टर्जिड का मतलब होता है स्वेल कर जाना। बहुत सिंपल क्लास था सर, मजा आ गया होगा इस क्लासेस में। चलिए, वहीं पे मैं आपको हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक का स्ट्रक्चर भी दिखा दिया, जिसमें प्रेशर बेटा अदर कंपेयर, देखो एक चीज समझ लेना आप, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं कि दोनों की कंपैरिजन में जिसका जिसका बेटा कम होता है प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, उसी को बोलते हैं हाइपोटोनिक। जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है दूसरों की कंपैरिजन में, उसको बोलेंगे हाइपरटोनिक। इफ द बोथ सॉल्यूशन हैव द सेम ओपी दैट इज सेड टू बी, ये बेटा यहाँ पे क्या है, आइसोटोनिक। सर अब हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर समझने जा रहे हैं, उसके पहले मैं आपको एक स्ट्रक्चर बता दूं ताकि मुझे समझाने में मजा आ जाए। ये मैंने ले लिया एसपीएम, ये ले लिया मैंने सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, ध्यान से देखना, ठीक है। यहां पे मैं सॉल्यूशन ले लेता हूं, ध्यान से देखते हैं बेटा यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ रहा, समझ में आ रहा, समझ में आ रहा बेटा। चलो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, कोई दूसरा कलर लेते हैं बेटा, ऑरेंज ले लेते हैं। चलो यहाँ पे जो है इस तरीके का मूवमेंट हो रहा है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव कर रहा है सोल्यूशन की तरफ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे बनाया एक चैम्बर, ठीक है। इस चैम्बर में मैंने लगाया बेटा पिस्टन, ध्यान देना बहुत अच्छी क्लास है, ठीक है। यहां से ऊपर से मैंने मारा पाई, दैट मीन्स ओपी लगा दिया, पाई मतलब ओपी लगा दिया। जैसे ही लगाया मैं ओपी, जैसे ही मैं लगाया ओपी, ध्यान देखिए, जैसे ही मैं लगाया ओपी, ऊपर से मैं मिनिमम प्रेशर मारूंगा, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं मार देना, मिनिमम प्रेशर मारना जिससे उधर से इधर आना बंद हो जाए, बस आना रोकना है। उधर से कोई आ रहा है इधर तो आप इतना प्रेशर अप्लाई कर दीजिए ऊपर से पिस्टन से कि उधर से किसी का आना बंद हो जाए, मतलब आना बंद हो जाए। अगर आना रुक गया दैट इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर, खत्म हो गया यार। ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब ही होता है कि आप मिनिमम प्रेशर अप्लाई करिए सॉल्यूशन साइड, जिससे प्रिवेंट हो सके ऑस्मोटिक प्रोसेस, ऑस्मोटिक प्रोसेस, ऑस्मोटिक प्रोसेस को रोका जा सके, सिर्फ आप इतना प्रेशर लगा दीजिए। अगर आप बहुत ज्यादा प्रेशर लगा देंगे तो ये उल्टा भागने लगेगा, ये उल्टा भागने लगेगा, जिसको अपन रिवर्स ऑस्मोसिस के नाम से जानते हैं। वो उल्टा भागने लगेगा भाई, तो तुम ज्यादा प्रेशर क्यों लगाओगे यार, मिनिमम प्रेशर अप्लाई करो। वो देख रहा था भाई, ठीक है, मिनिमम प्रेशर अप्लाई करो सॉल्यूशन साइड, आप मिनिमम प्रेशर अप्लाई कर दो, जिससे सिर्फ जो लोग इधर से जा रहे थे ना उधर, उनका जाना सिर्फ बंद हो जाए, उनका जाना रोकना है। बहुत ज्यादा प्रेशर मारोगे तो जाना भी रुकेगा, प्लस इधर से इधर लोग भागना, उधर से इधर आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो वो रिवर्स ऑस्मोसिस की क्लासेस होती हैं। तो मैं आपको व्हाट इज ओपी पढ़ा दिया कि आपको मिनिमम प्रेशर अप्लाई करना है। The minimum pressure which must be applied on hypertonic solution side to prevent OP, that means osmotic process, is called osmotic pressure। कुछ नहीं था सर, कुछ नहीं था, एकदम मजा आ गया सर, है ना। चलो अगर मैं कहूं ऑस्मोटिक, चेंज करते हैं कलर को, ठीक है, कलर्स चेंज कर देते हैं, दूसरा कलर लेते हैं। विच कलर डू यू लाइक दैट, ओके। चलो यहां पे मैं लिखता हूं सर, ध्यान देना, बहुत अच्छी क्लासेस लिखने जा रहा हूं। वी नो दैट कि ऑस्मोटिक, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, दैट मीन्स यहां पे मैं बोल सकता हूं पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। चलो इसको अपन इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं।
समझ में आ रहा है? नेक्स्ट कर देता हूं ओपी, दैट मीन्स पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, इसको अपन इक्वेशन नंबर 2 मान ले रहे हैं। समझ में आ रहा बेटा? चलो हो गया। बेसिकली फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, एक सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी। बोलो होगा कि नहीं होगा? जैसे ही आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो बेटा एक कांस्टेंट टर्म दैट मीन सीआरटी हो जाएगा। पाई इज इक्वल टू क्या हो गया सर? सीआरटी हो गया। लेकिन यही नहीं, आपको मैंने ये नोट कर लेना, पाई इज डायरेक्टली टू टी, पाई इज डायरेक्टली टू सी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड पाई इज डायरेक्टली टू सी टी। डायरेक्टली हटा तो एक कांस्टेंट टर्म आ रहा है, आर यहाँ पे गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 0.0821 यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, चलिए अगर मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं, ध्यान दीजिएगा कि पाई इज इक्वल टू सी आर टी के जगह मैं एन टू बाई वी आर टी कर सकता हूं। बोलो क्यों कर सकता हूं? क्योंकि बेटा सी का मतलब होता है एन टू बाई वी। अच्छा, सी यहाँ पे कंसंट्रेशन दैट मीन्स मोलैरिटी, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होता है। ठीक है, तो मैंने सी की प्लेस पे, यहां से मैं यहां आ गया जिसमें सी की प्लेस पे एन टू बाई वी आर टी कर दिया। ये मैंने कर दिया बेटा प्रूफ। ओपी का फॉर्मूला पाई इज इक्वल टू एन टू बाई वी आर टी होता है। लेकिन मैं जब जब आपको मेन फॉर्मूला पढ़ा रहा हूं, साथ ही साथ बेटा मैं उसका मॉलिक्यूलर मास का भी फॉर्मूला पढ़ाऊंगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट दैट मींस मैं यहां पे निकालूंगा बेटा M2। एज वी नो दैट कि पाई इज इक्वल टू N2 अपॉन वी आर टी होता है। हमें यह भी बात पता है कि पाई इज इक्वल टू N2 की प्लेस पे रखेंगे W2 अपॉन M2, और ये वाला V और ये RT हो जाएगा। बोल होगा कि नहीं होगा? भाई N2 का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होता है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के जगह मास बाई मोलर मास हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, इसको मैं ऐसे नहीं कर सकता? M2 इज इक्वल टू इधर कर दीजिए, और ये W2 आपका हो गया, RT आपका हो गया। ठीक है, पाई आ गया यहां पे, और ये V यहीं पे रह गया। यानी कि सर आपने एक नया फॉर्मूला बना दिया कि M2 इज इक्वल टू W2 RT अपॉन पाई V। यानी कि सर आपने पूरा डेरिवेशन ही हम लोग को समझा दिया। एक बार मैं आपको लैंग्वेज दिखा देता हूं यहां पे। चलो यहां पे OP जो होगा, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, इक्वेशन फर्स्ट। पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी। डायरेक्टली हटाइए तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी आर टी, और वी नो दैट कि सी इज इक्वल टू एन टू बाई वी आर टी। सो पाई इज इक्वल टू एन टू बाई वी आर टी हो जाए। यही तो प्रूफ कर रहे हैं अपन। पाई इज इक्वल टू एन टू बाई वी आर टी हो गया। यहां पे C का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, T का मतलब टेम्परेचर बेटा केल्विन में होना चाहिए, R का मतलब गैस कांस्टेंट जिसमें 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल है बेटा। V यहाँ पे जो है वॉल्यूम होगा वो भी लीटर में होना चाहिए। ये सब चीजें आप नोट करो, बहुत अच्छी क्लास है। ऑस्मोटिक प्रोसेस, ऑस्मोटिक प्रेशर समझ में आ गया कि आप मिनिमम प्रेशर अप्लाइड करेंगे सोल्यूशन साइड, जिससे ऑस्मोटिक प्रोसेस को रोका जा सके। बस आप उतना ही प्रेशर अप्लाई करिए जिससे हम उसको रोक सके। चलिए यहां पे आपको दिखा देता हूं, पाई इज इक्वल टू एन टू बाई वी आर टी प्रूफ हो गया है। अगर हम फिर निकालते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास, मैंने ऑलरेडी पाई इज इक्वल टू एन टू बाई वी आर टी होता है, एन टू की प्लेस पे W2 बाई M2 हो जाएगा। पाई इज इक्वल टू W2 बाई M2, और ये हो गया RT। ये इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, बस यही हो गया, ये प्रूफ हो गया। M2 इज इक्वल टू W2 RT बाई पाई V। नोट कर लेना, बहुत इजी क्लास था बेटा, बहुत इजी क्लास था। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? चलो वहीं पे हम लोग नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं कि प्रिजर्वेशन ऑफ मीट बाय सॉल्टिंग। देखो मीट को अगर आपको प्रिजर्व करना है तो सॉल्टिंग करेंगे।
फ्रूट्स को शुगर से कर दीजिएगा। ये डिपेंड होता है ऑस्मोसिस पे। ये भी सारी चीजें बैक्टीरियल सेल जो होते हैं वो लॉसेस कर देते हैं वाटर ड्यू टू एक्सो ऑस्मोसिस। ठीक है, जो लोग सी एरिया में रहते हैं वो मोर सॉल्टी फूड लेते हैं, जिनकी जो स्वेलिंग इन देयर टिश्यूज, उनके टिश्यूज बेटा स्वेल कर जाते हैं, जिसको अपन एडिमा बोलते हैं। दिस इज ड्यू टू इंडो ऑस्मोसिस, क्योंकि यहाँ पे इंडो ऑस्मोसिस हो रहा है ड्यू टू ग्रेटर रिटेंशन ऑफ वाटर बाय टिश्यूज। हाँ, ये बात तो सही है। वाटर एब्जॉर्ब करता है प्लांट रूट्स, है ना, वाटर एब्जॉर्ब बाय प्लांट रूट, प्लांट के रूट के द्वारा जो वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है और पूरे इंटायर प्लांट में सर्कुलेट किया जाता है, पूरे प्लांट बॉडी में नीचे से टॉप तक किया जाता है, ये भी ऑस्मोसिस से ही होता है। चलो यहां पे सर रिवर्स ऑस्मोसिस क्या, अभी आपने जस्ट बताया सर कि अगर वो जो मिनिमम प्रेशर अप्लाई कर रहे थे आप सोल्यूशन साइड तो रुक जा रहा था, अगर आप ज्यादा प्रेशर मार देंगे तो उल्टा भागने लगेगा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, फ्रॉम सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ भागेगा। दैट इज नोन एज आरओ, दैट इज नोन एज आरओ। यहां पे समझ में आ गया आरओ क्या होता है। व्हेन प्रेशर ग्रेटर देन ओपी इज अप्लाइड ऑन सॉल्वेंट, ठीक है, इज अप्लाइड, द सॉल्वेंट ऑन नहीं, द सॉल्वेंट मूव फ्रॉम हाइपरटोनिक टू हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक टू हाइपोटोनिक वाया एसपीएम, दैट इज नोन एज RO, that is known as reverse osmosis. Since high pressure is applied in RO, हाई प्रेशर आप अप्लाई कर रहे हैं आरओ पे, तो आपको एक सुटेबल एसपीएम की जरूरत होगी, दैट मीन सेलुलोज एसीटेट का यूज करेंगे यहाँ पे हम। ठीक है, और इसका इंपॉर्टेंस ये है कि डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, ठीक है, जिसमें हमको फ्रेश वाटर मिल जाता है, टू रिमूव पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम सीवेज डिस्पोजल, ये भी बात इसके चल जाएंगे, टू गेट फ्रूट जूस कंसेंट्रेट्स, ये सब चीजें जो है बेटा ओपी के ये इंपॉर्टेंस होने वाले हैं। ओपी कुछ नहीं होता है, ओपी में बस जो है जो प्रेशर है वो ग्रेटर हो जाएगा तो वो प्रोसेस उल्टा होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं आरओ, एकदम बेसिक। ओके, अभी अपन बात करने वाले हैं बेटा यहाँ पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है सर। ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब आपको पता होना चाहिए कि सर क्या एलिवेशन का मतलब होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको समझाऊंगा कि व्हाट इज मीन्ड बाय एलिवेशन और इन बॉइलिंग पॉइंट, दैट मींस इसको शॉर्टकट में अपन ईबीपी पढ़ेंगे। ये अपन का थर्ड क्वालिटेटिव क्लास डिस्कस करने जा रहा हूं बेटा। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया आरएलवीपी, बोलो पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? बिल्कुल पढ़ाया सर। सेकंड नंबर पे सर आप पढ़ाए थे ऑस्मोटिक प्रेशर, बिल्कुल पढ़ाए सर। थर्ड क्लासेस में सर आप रख रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की क्लासेस। बहुत इजीएस्ट क्लास होगी सर, बहुत मजा आने वाला है इस क्लास में। कि सबसे पहला क्वेश्चन ये तैयार होता है यहाँ पे कि व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट एंड व्हाट इज मीन्ड बाय एलिवेशन, देन आफ्टर आपको इजीली समझ में आ जाएगा व्हाट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, राइट। तो क्यों ना सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, आइए ना देखते हैं व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। एंड बॉइलिंग पॉइंट आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है सर कि बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें वेपर प्रेशर, लिक्विड का वेपर प्रेशर बराबर हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, आपको इतना पता होना चाहिए कि जिस टेम्परेचर पे कोई लिक्विड वेपोराइज बनने के लिए रेडी हो गया सर कि अब मैं उड़ने जा रहा हूं, ठीक है, अब मैं उड़ने जा रहा हूं, एक्चुअली में होता क्या है कि एटमॉस्फेरिक का प्रेशर लगा हुआ है उस लिक्विड पे, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा हुआ है। जब इस लिक्विड का प्रेशर, इस लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है जिस टेम्परेचर पे, दैट इज सेड टू बी कि ये बॉइलिंग पॉइंट है। समझ में आया? बॉइलिंग पॉइंट बहुत इजीएस्ट क्लास है सर कि बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है बेटा जिसमें वेपर प्रेशर उस लिक्विड का बराबर हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस हियर, सर व्हाट इज मीन्ड बाय एलिवेशन, व्हाट इज मीन्ड बाय एलिवेशन। सर ये एलिवेशन का मतलब क्या है सर, एलिवेशन का मतलब क्या है सर, ये समझा दीजिए। बहुत अच्छे से समझने वाला है सर यहाँ पे व्हाट इज मीन्ड बाय एलिवेशन। देखो हम क्या करते हैं, ध्यान से देखना, हमने लिया लिक्विड, हम लेते नॉर्मल पानी ले लेते हैं, ध्यान से मेरी बातों को सुन जा तो ये चीजें समझ जाओगे। मैंने लिया बेटा पानी, ठीक है, मैंने लिया एक कंटेनर में पानी, इस पानी को मैं क्या कर रहा हूं, इस वाटर को मैं क्या करने जा रहा हूं बेटा, हीट करने जा रहा हूं, ठीक है। चलो हीट करते हैं। ये लिक्विड का जब जैसे ही टेम्परेचर बेटा 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचा होगा, क्योंकि इसकी बॉइलिंग पॉइंट है ये, क्योंकि वाटर की बॉइलिंग पॉइंट होती है 100 डिग्री सेल्सियस, तो अब ये वेपर तो बनेगा ही ना बेटा, वेपर तो बनेगा ही ये 100 डिग्री सेल्सियस पे।
ये तो बात सही है सर कि भाई वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये अपने बॉइलिंग पॉइंट पे वेपोराइज तो होगा ही होगा। ठीक है सर, बताना क्या चाह रहे हो ये बताओ। मैंने लिया फिर से एक कंटेनर जिसमें वाटर है बेटा। क्या है बेटा? वाटर है, ध्यान देना। ठीक है, क्या है बेटा? वाटर। इस वाटर के ऊपर मैं डाल देता हूं बेटा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। वाटर के ऊपर क्या, वाटर में ही मैंने मिक्स कर दिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जैसे ही अपन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं वो उसके सरफेस पे तो आएगा ही आएगा, स्वाभाविक सी बात है। थोड़ा सा सरफेस एरिया करता है ये कम, जब नीचे से ये लिक्विड जो है, नीचे से लिक्विड चाहते हैं कि मैं वेपोराइज्ड हो जाऊं, मैं ये चाहते हैं कि अब मैं वेपोराइज्ड हूं, तो इनकी टेंडेंसी को बेटा ये कम करना स्टार्ट कर देता है। अब भाप जो है वो 100 डिग्री पे नहीं बनता है, थोड़ा लेट बनता है। हो सकता है 102 डिग्री पे बन जाए, हो सकता है 105 डिग्री पे बन जाए, हो सकता है 110 डिग्री सेल्सियस पे बने, हो सकता है 115 पे बने। मेरे भाई 100 डिग्री सेल्सियस पे नहीं बनेगा। 100 डिग्री जब ये प्योर था, जब ये प्योर था, इसमें कुछ ऐड नहीं किया गया था, तो 100 डिग्री पे ये वेपर बना रहा था, 100 डिग्री पे ये वेपर बना रहा था। लेकिन वहीं पे मैंने क्या किया कि उसके उस प्योर सॉल्वेंट में मैंने ऐड कर दिया सर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जैसे ही आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया ना, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया ना, तो जो सॉल्यूशन का वेपर है वो डिक्रीज हो गया एज कंपेयर टू बेटा किसके, प्योर सॉल्वेंट के। सॉरी क्या बोल दिया मैंने, सॉल्यूशन का। हाँ ये ठीक है, लेकिन जब ये डिक्रीज होगा, थोड़ा लेट बन रहा है, थोड़ा लेट बन रहा है, दैट मींस ये 100 डिग्री पे ही, 100 डिग्री सेल्सियस पे ही वेपर देना स्टार्ट कर रहा था। ये 100 डिग्री पे नहीं देगा, 102, 104, 105 पे देगा, यानी कि इसकी बॉइलिंग पॉइंट हो जाती है ज्यादा। आपको बोलना है कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट, दैट इज नोन एज एलिवेशन। जो भी मैंने पुरानी बातें बोली भूल जाओ, अब सुन लो, लास्ट चांस। जो भी मैंने बोला भूल जाओ, सुनो अब। बॉइलिंग पॉइंट समझ में आ गया कि वेपर प्रेशर जो होगा उस लिक्विड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। जिस टेम्परेचर पे ऐसा होगा उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट बोलना। वेरी गुड। चलो, व्हाट इज मीन्ड बाय एलिवेशन? मैंने डाला प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जैसे ही डालते हैं, ये सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, अपने तो उड़ेगा नहीं और किसी को उड़ने नहीं देगा जल्दी। उड़ाएगा, कहेगा उड़ना, थोड़ा लेट उड़ना, है ना, कहेगा थोड़ा लेट उड़ना। 100 डिग्री पे पानी उड़ जाता था, लेकिन उसमें मैंने डाल दिया नॉन वोलेटाइल, थोड़ा लेट उड़ाएगा। तो ये जो लेट उड़ा रहा है, दैट इज सेड टू बी ना एलिवेशन। सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गई ना, सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गई ना एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट, दैट इज नोन एज एलिवेशन। चलो इधर आओ, इधर आओ, ये देखो। The increase in boiling point of solution in comparison to boiling point of pure solvent is called elevation in boiling point. Elevation in boiling point का मतलब ही यही है कि solution का boiling point बढ़ जाना as compared to pure solvent। बोलो समझ में आ रहा है? बोलो समझ में आ रहा है बेटा? इजीएस्ट क्लास है थोड़ा सा, ठीक है। फैन थोड़ा क्लोज करते हैं बेटा, क्योंकि ये पूरा जो है ट्राइपॉड हिल रहा है। थोड़ा सा बेटा कम कर देता हूं, जस्ट वेट। अभी कैसा है? अभी कैसा है? ठीक है, चलो सही है। ठीक है, थोड़ा शेकिंग हो रहा था इसका, कोई बात नहीं। चलिए, अब यहां पे सर आप समझाना चाह रहे थे कि अगर डेल्टा टीबी है, ये आपको पता होना चाहिए, तो ये टीबी माइनस टीबी नॉट। अच्छा, जब नॉट लग जा रहा है तो वो प्योर सॉल्वेंट होगा, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है। एक सीधा सा फंडा है सर, एक सीधा सा फंडा है सर कि बड़ी वाली बॉइलिंग पॉइंट माइनस छोटी वाली बॉइलिंग पॉइंट, ये सोल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट है, सोल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट। ये प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट स्वाभाविक सी बात है कि 100 है,
और ये सोल्यूशन है तो 100 डिग्री से ज्यादा ही इसकी बॉइलिंग पॉइंट होगा। इवन मान लेता हूं 105 डिग्री सेल्सियस है। ये बताओ 100 से ज्यादा हुआ ना, तो बड़े टेम्परेचर माइनस छोटी टेम्परेचर हम कह सकते हैं कि यहां पे डेल्टा टीबी निकालना है। तो टीबी माइनस टीबी नॉट होता है सर इस फॉर्मूले में। टीबी का मतलब क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। इस फॉर्मूले में टीबी नॉट का क्या मतलब है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। आपके स्क्रीन पे हर एक चीज दिया हुआ है, आपको सिर्फ रीड करना है और मेरी बातों को ध्यान से सुनना है कि सर ये डेल्टा टीबी जो होता है इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट। अच्छा, टीबी पता चल गया कि सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, टीबी नॉट पता चल गया। टीबी नॉट का मतलब है, टीबी नॉट का मतलब है प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। एकदम इजी क्लास हमने लिया। आपको एटलीस्ट इतना फॉर्मूला पता हो कि डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट। चलिए वहीं पे मैं स्क्रीन पे लगाता हूं बेटा, क्या कारण है, क्या कारण है, क्या कारण है कि यहां पे बेटा इसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रही है। आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया सर कि यहां पे जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जैसे ही प्योर सॉल्वेंट में डालते हो तो जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो घट जाता है, जिसके कारण बेटा बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन की बढ़ जाती है। एकदम बेसिक चीजें हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ओके, तो यहां पे क्या है सर, हमें तो कारण पता चल गया कि क्या कारण है कि सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट बेटा जो है वो बढ़ी है, क्योंकि आपने उसमें डाला है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जैसे ही आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं प्योर सॉल्वेंट में बेटा, आपको मैं बता दूं कि जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का वो हो जाता है कम, जिसके कारण सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगी ज्यादा। अब मैं इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर मैं आपको बताना चाहूं तो देखना ध्यान से, मैं ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं आपके स्क्रीन पे छोटा सा। ठीक है, चलो थोड़ा सा और बड़ा ले लेते हैं बेटा, ध्यान से देखना। ग्राफ तो यहां बना ही है, मैं आपको एक बार ड्रॉ करूंगा। ये ग्राफ तो हो सकता है और अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए, हमें ग्राफ बनाता हूं, टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर। ठीक है, ये वेपर प्रेशर की लाइन है, ये टेम्परेचर का लाइन है सर। ठीक है, चलो हम ये मान लेते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा ये है। यहां पे मेरे पास बेटा सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है, उसको मैं गर्म कर रहा हूं। गर्म करते 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 टेम्परेचर देते 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 वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। ये सॉल्वेंट था, जैसे ही वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा वो वेपराइज बनना स्टार्ट हो जाएगा। मेरे पास सोल्यूशन है, सोल्यूशन को भी मैं टेम्परेचर देते 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 एक समय ऐसा है कि ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। अब ये भी उड़ना स्टार्ट कर देगा। ये जो लाइन है बेटा, ये जो लाइन आई है ये सॉल्वेंट की लाइन है, ये तो सॉल्यूशन था ना, ये सॉल्यूशन की लाइन है बेटा। सॉल्वेंट है, चेंज कर देता हूं कलर थोड़ा सा, एक ही कलर सारा कुछ हो गया। ठीक है, यहां पे लिख सकते हैं टीबी नॉट, क्योंकि ये प्योर है। ये बेटा क्या है, ये टीबी है, सोल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट। इन दोनों का जो बीच का गैपिंग होता है वो डेल्टा टीबी होता है। तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा टीबी, क्या कह सकते हैं बेटा, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट। ठीक है, टीबी माइनस टीबी नॉट, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। टीबी क्या है सर, सोल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट माइनस प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। वही चीजें यहां पे बहुत अच्छे से ग्राफ, एनसीईआरटी बुक का ग्राफ है ये, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। ये बेटा देखो 1 atm 3 बार यहां पे लगा हुआ है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ये जो पॉइंट आ रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है, ये वाला जो पॉइंट आ रहा है ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन की बात हो रही है। क्या समझ में आ रहा है, ये सॉल्वेंट है तो यानी कि देख रहे हो, ये देखो टीबी नॉट है। ठीक है, यहां पे मैंने लिखा है, वहीं पे ये सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट वाली लाइन है बेटा, यानी कि यहां पे टीबी है, दोनों के बीच की गैपिंग को देखो डेल्टा टीबी किया गया है। बहुत ही इजीएस्ट ग्राफ था बेटा, समझ में भी आ गया, ग्राफ तो आपको आ ही रहा है। चलो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बेटा, डेरिवेशन की क्लास होगी। अच्छा, डेरिवेशन मैं कर ही देता हूं, देखने से अच्छा है। ठीक है, देखने से अच्छा है, आपको मैं कर ही देता हूं। आपको ये बात पता होना चाहिए कि जो ग्राफ हमने बनाया था, जो हमने ग्राफ बनाया था बेटा, उस ग्राफ की सहायता से हमें ये तो पता चल गया, ध्यान से देखिएगा, जो ग्राफ है बेटा, ग्राफ से हमें ये पता चल जाता है कि
जो इसका डेल्टा टीबी है बेटा, डेल्टा टीबी है जो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके बेटा, डेल्टा पी के। मोल फ्रैक्शन, सॉरी, हम बोल सकते हैं कि डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, हमें ये बात पता है राउट्स के हिसाब से। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, दोनों में डेल्टा पी आपको देखने को मिल रहा है। मैं लिख सकता हूं डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2। बोलो ये दोनों में है कॉमन, तो मैं लिख सकता हूं ये दोनों बराबर हो सकते हैं, राइट सर। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के x2, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा तो एक कांस्टेंट टर्म आएगा। अच्छा, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के, मैं लिख सकता हूं n2 अपॉन n1 प्लस n2। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो बेटा लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। यहां देखो, इफ n2 is लेस n1, ठीक है, n2 क्या है बेटा, n1 से लेस एकदम, n2 बहुत ही लेस है, तो बन जाएगा यहां पे डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, बोलो क्या बन जाएगा, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के n2 अपॉन n1, n2 अपॉन n1। ठीक है सर, डेल्टा टीबी जो है वो इक्वल हो गया के, n2 को n1 को लिख सकते हैं w1 अपॉन m1। ठीक है, ध्यान देना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, n1 को लिख सकता हूं मैं w1 अपॉन m1, नीचे से m1 बेटा ऊपर चला जाएगा। स्वाभाविक सी बात है, n1 का मतलब नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स का मतलब यहाँ पे मास ऑफ बाई मोलर मास, तो मास यहीं पे नीचे मोलर मास है, नीचे से वो ऊपर पहुंच गया। आपको मैं बता दूं बेटा, जो के बी लिखूंगा मैं, वो के इंटू m1 से लिखूंगा। ये वाला जो के है, सॉरी ये देखो, ठीक है, ये वाला जो है, ये वाला, एक सेकंड रुक जाए थोड़ा सा बेटा, थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है। ऑयल पूरा हाथ में लगा था, डिस्प्ले पे लग गया बेटा, बस 2 मिनट रुक जाओ, 1 सेकंड की क्लास है बेटा, इसको मैं इरेज कर दूं, पूरा ऑयल लग गया हाथ में। ठीक है, चलिए, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। ठीक है, चलो, के और यहां पे बेटा लग गया हमारा m1। ये जो k है और ये जो m1 है, इसको अपन कर दिए kb, तो लिख सकते हैं डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, ये और ये मिलके बन गया बेटा kb, क्या बन गया, kb इंटू n2 अपॉन w1। अच्छा, n2 अपॉन w1, मैं क्या कर सकता हूं सर कि डेल्टा टीबी इज इक्वल टू kb, और ये जो है n2 अपॉन w1, ये मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है। तो ये डेरिवेशन था बेटा कि डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबीएम। आप बेटा ऐसे भी कर सकते हो कि डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, सो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबीएम हो सकता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, यही सेम फॉर्मूला बेटा, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबीएम आ जाएगा। सर ये केबी क्या है, यहाँ पे एम का मतलब तो आपने बताया सर कि मोलैलिटी है, एम का मतलब तो आपने बता दिया कि मोलैलिटी है, समझ में आया। एम यहाँ पे मोलैलिटी है, केबी यहाँ पे बेटा इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलिए या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बोलिए, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूं, आ जाओ। यहां पे क्या है सर डेरिवेशन में कि डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी, डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2, यहां पे कॉमन है तो मैं लिख सकता हूं डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा, एक कांस्टेंट टर्म आया के x2 की प्लेस पे n2 अपॉन n1 प्लस n2 हो सकता है। स्वाभाविक सी बात है कि नंबर मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 को अपन लिख सकते हैं कि मोल्स ऑफ 2 बाई n1 प्लस n2। यहां पे n2 जो है वो लेस है n1 से, तो बेटा n1 एकदम प्लस n2 है, तो n2 गायब हो गया, n2 अपॉन n1। हम लोग क्या कर सकते हैं, n1 को लिख सकते हैं w1 अपॉन m1, वो चला गया ऊपर, और ये k और m1 यहां पे देखिए लिखा है k और m1 बेटा बन गया kb, तो पुट कर दिया kb, n2 अपॉन w1 होता है मोलैलिटी। ये आपका फॉर्मूला है, यही तो मैंने प्रूफ किया आपको। इस फॉर्मूले में kb का मतलब होता है बेटा मोलर एलिवेशन कांस्टेंट,
या इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट बोल सकते हैं। इस फॉर्मूले में m का मतलब है बेटा मोलैलिटी। क्या मतलब है बेटा? मोलैलिटी। ये चीजें बहुत इजी था, ये फॉर्मूला बहुत इजी था। मैं चलता हूं नेक्स्ट स्लाइड पे, मैंने यहां पे प्रूफ भी किया है बेटा, देख सकते हैं। अब हम लोग के स्क्रीन पे आ गया सर डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। हम कैसे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट को डिटरमाइन करेंगे? सर आपने ये प्रूफ किया कि डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबीएम, बात तो सही है सर, ठीक है। सर ये बताइए कि अगर हमें केबी पता है, ठीक है, एम का फॉर्मूला होता है मोलैलिटी, दैट मींस इसको अपन N2 अपॉन W1 कर सकते हैं। बोलो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। एन एम का मतलब मोलैलिटी, और मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ग्राम कर लेता हूं, 1000 से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, अदरवाइज केजी में करूंगा तो 1000 नहीं रहेगा। चलिए, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी, समझना ध्यान से बेटा। N2 को लिख सकता हूं मैं W2 अपॉन M2, ठीक है, और ये वाला W1 पड़ा है अपना। अच्छा, ग्राम में है W1 तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं आपसे यही M2 के बराबर फॉर्मूला पूछा था कि ये डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, तो आपको बेटा M2 को शिफ्ट कर दो इधर। जैसे ही M2 शिफ्ट किया आपने, अब बताओ क्या बचा? केबी है ये, सॉरी क्या लिख दिया मैं, K2 क्यों लिख रहा हूं, ठीक है, केबी है, समझा करो बेटा, केबी है ये, ठीक है, केबी, ठीक है, इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन ये डेल्टा टीबी नीचे आके लग जाएगा बेटा, डेल्टा टीबी नीचे लग गया, और ये W1 एज इट इज पड़ा है यहां पे। समझ में आया? समझ में आया? ये हम लोग ने एक नया फॉर्मूला प्रूफ कर दिया बेटा, एक हमने नया फॉर्मूला निकाला जिसमें आप सभी को पता होना चाहिए कि M2 इज इक्वल टू केबी W2 इंटू 1000 इंटू डेल्टा टीबी W1, ये सॉरी अपॉन डेल्टा टीबी इंटू W1, ये हमने डिराइव किया। आपको मैं स्क्रीन पे दिखा दूं, परेशान नहीं होना, ऑलरेडी सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबीएम, एम इज इक्वल टू होता है बेटा, हम लोग को पता है कि मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है W2 अपॉन ये जो है M2 इंटू 1000 अपॉन W1, ये आपको पता है। ये मैं यहां से केबी हटा देता हूं एक पल के लिए, क्योंकि ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला जो है मैं लिखा हूं पता है किसके लिए? मोलैलिटी के लिए। तो केबी का यहाँ कोई रोल ही नहीं, हटा दीजिए केबी यहाँ पे, ठीक है, समझ रहे हो बेटा, ये केबी का यहाँ मतलब ही नहीं था, हटा दिया हमने। चलिए, हट गया, समझ रहे हो? चलो, नेक्स्ट क्या है कि डेल्टा टीबी है, केबी अपने प्लेस पे, एम की प्लेस पे मैंने चीजें रख दिया। M2 बराबर इधर कर दो, डेल्टा टीबी को यहां लेके आओ, यही एक फॉर्मूला प्रूफ हो गया कि M2 इज इक्वल टू केबी W2 इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टीबी इंटू W1, ठीक है, यहाँ पे दो बार नहीं रहेगा, W1 एक ही है। चलो, यहाँ पे कुछ लोगों का आपको केबी का वैल्यू लर्न होना चाहिए बेटा, स्क्रीन पे दिख रहा है किसका किसका लर्न करना है। वाटर का होता है 0.52, बेंजीन का होता है बेटा 2.52, एसिटिक एसिड का केबी होता है 2.93। कुछ लोगों का केबी मैंने आपको दे दिया, आप उसको एक बार रीड कर लेंगे। चलिए, ये भी चीजें समझा दिया मैंने। अब आते हैं बेटा मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। सर ये मोलल एलिवेशन कांस्टेंट क्या होता है? अगर बॉइलिंग पॉइंट में, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट जो है, ध्यान से देखना बेटा, इट इज डिफाइंड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज यूनिटी। जब सॉल्यूशन की मोलैलिटी यूनिटी हो जाती है तो बेटा उसको मोलल एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं। समझ में आया? हम लोग ने पढ़ा कि डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबीएम, अगर मोलैलिटी एक हो जाए बेटा, यूनिटी हो जाए, तो मैं इसकी प्लेस पे रखूंगा 1, दैट मींस डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी। सो मैं कह सकता हूं कि केबी इज इक्वल टू डेल्टा टीबी। हो जाता है कि नहीं हो जाता? बहुत सिंपल लाइन है, एक बार रीड कर लो। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट का मतलब ही होता है इट इज डिफाइंड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब जो भी बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हो रहा है वो भी कब? जब सॉल्यूशन की मोलैलिटी बेटा यूनिटी हो तब, ठीक है। अब आते हैं यूनिट निकालने। यूनिट निकालना है बेटा अपन को केबी का। किसका निकालना है? केबी की यूनिट निकालनी है। हमको ये बात पता है कि सर डेल्टा टीबी इज इक्वल टू होता है केबीएम, बोलो होता है कि नहीं? हमको केबी का निकालना है तो एम आके इसको डिवाइड देगा, दैट मींस डेल्टा टीबी अपॉन एम होगा। डेल्टा टीबी की प्लेस पे बेटा यहां डिग्री सेल्सियस हो गया,
ठीक है। और यहाँ पे बेटा मोलैलिटी है तो मोल पर केजी, नीचे से मोल ऊपर गया, हम बोल सकते हैं कि केजी पर मोल, यानी कि डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल या केल्विन केजी पर मोल आपकी केबी की क्या होने वाली है, यूनिट होने वाली है। समझ में आया। बेसिक क्लासेस है सर कि हमने ग्राफ सीखा, फॉर्मूला सीखा, बहुत सारी चीजें सीखी, एक बार आप रिवाइंड करके देखेंगे और मजा आएगा। एक दो क्वेश्चन बना लेते हैं हमारे स्क्रीन पे कि बॉइलिंग पॉइंट बेंजीन का इतना है, जब उसमें 1.80 ग्राम नॉन वोलेटाइल सल्यूट डालते हैं तो सोल्यूशन जो है तो वाज डिसॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन। अच्छा, 90 ग्राम ऑफ बेंजीन में डिसॉल्व किया जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट इतना हो जाता है, 354 हो जाता है। पहले कितना था सर, 353 था, अब 354 हो जाता है। आपको M2 निकालना है, साफ साफ दिख रहा है, कैलकुलेट द मोलिक्यूलर मास, आपको M2 निकालना, बेसिक क्लास था सर, ठीक है। तो M2 निकालना है, मैं आपको बता दूं कि M2 का फॉर्मूला आप डायरेक्ट लिखेंगे सर कि 1000 इंटू केबी इंटू W2 अपॉन W1 डेल्टा टीबी होता है। हमने किया यहाँ पे 1000, ठीक है, 1000 केबी का वैल्यू दिया 2.53 रख दिया, W2 खुद ही दिया, मास ऑफ सॉल्यूट होता है बेटा यहाँ पे 1.80 हमने पुट कर दिया। W1 बेटा क्वेश्चन में दिया, मास ऑफ सॉल्वेंट जो है 90 ग्राम ये दिया अपन ने, वो भी पुट कर दिया। डेल्टा टीबी यहाँ पे 0.88 दिया नहीं है, निकालना पड़ेगा क्योंकि दो टेम्परेचर दिए हुए हैं, इतने से इतना हो गया, पहले इतना था 353 था, अब 354 हो गया। तो बेसिकली मैं आपको समझा दूं बेटा, डेल्टा टीबी निकालने के लिए बड़ी टेम्परेचर माइनस छोटा टेम्परेचर, यहाँ पे पॉइंट नहीं है, यहाँ पे पॉइंट नहीं है बेटा, मैं पॉइंट हटा देता हूं, ठीक है। यहाँ पे 345 है, 345 कैसे आ जाएगा सर, एक बार देखते हैं। ओहो 354 है सर, ये 354 है, ठीक है। हम इसको पूरा इरेज करते हैं, 354 करते हैं इसको, ठीक है, मैंने इरेज कर दिया और हम लिखेंगे यहाँ पे 354.11, ठीक है, 354.11 और इसको माइनस करते हैं 353.53 से, तो बेटा 0.88 केल्विन आ गया। चलो ये आ गया 0.88 केल्विन, डेल्टा टीबी की प्लेस पे रखो, इसका आप कैलकुलेशन करोगे तो 57.5 जो है ये ग्राम रहेगा बेटा, ग्राम पर मोल, क्या रहेगा यहाँ पे, ग्राम पर मोल है ये आपका एग्जैक्ट आंसर आ गया। देखो मैं आपको सिखा रहा हूं, जो चीज कैलकुलेट करनी है ना, जो चीज कैलकुलेट करनी है ना बेटा, जो चीज कैलकुलेट करनी है ना, उसका आप फॉर्मूला लिखोगे, फॉर्मूला लिखने के बाद आप क्वेश्चन में से गिवन पहचान के फॉर्मूले पे पुट करिए, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या करना है। अब मेरे को साफ साफ बोल रहा है कि भाई मोलिकुलर मास निकालो सॉल्यूट का, तो मैंने M2 निकाल लगा दिया, फॉर्मूला पुट किया, वो जो जो चीजें गिवन था वो मैं यहां रख दिया और क्वेश्चन में सीधे ही दे रखा है, कोई दिक्कत ही नहीं। अच्छा एक क्वेश्चन और आ गया, एक सोल्यूशन प्रिपेयर किया गया है डिसॉल्विंग 1.25 ग्राम ऑफ ऑयल, ठीक है, ये देखो 1.25 ग्राम ऑफ ऑयल है, ये W1 हो गया, सॉरी W2 हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट है ये। अच्छा 99 ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया। भाई मास ऑफ सॉल्वेंट को मैं W1 से बोल रहा हूं, मास ऑफ सॉल्यूट को मैं जो है W2 से बोल रहा हूं। अब बेंजीन की जो है बॉइलिंग पॉइंट 80.31 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, बेंजीन की। अब क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस कंपाउंड। अच्छा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन जो है 80.13 है, ये यहां पे सॉल्यूशन है बेटा, सॉल्यूशन का दिया हुआ है ऊपर, ठीक है, और केबी बेंजीन की 2.53 है, जो कि हमारे स्क्रीन पे M2 निकालना है, साफ साफ बोल रहा है कि कैलकुलेट करिए बेटा M2, बोल रहा है ना यहाँ पे डिटरमाइन मॉलिक्यूलर मास, तो मैं 1000 लिख दिया, 2.53 बेटा केबी का वैल्यू होता है, दिया है तो मैं नोट कर दिया यहाँ पे, 1.25 दिया है W2 वो भी पुट कर दिया, W1 दिया है 99 वो भी पुट कर दिया। यहाँ पे ये निकालना गया है डेल्टा टीबी, और डेल्टा टीबी कैसे निकलेगा, बड़ी टेम्परेचर माइनस छोटा टेम्परेचर, मतलब सॉल्यूशन का टेम्परेचर माइनस प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर। ये देखो प्योर सॉल्वेंट की बॉइलिंग पॉइंट बेटा, यहाँ पे बेंजीन की बॉइलिंग पॉइंट है 80.1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, समझ में आया, नोट कर लो, इसका आंसर आ जाएगा 152 ग्राम पर मोल। आइए यहां पे क्या है सर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको अपन बोलते हैं क्रायोस्कोपी। यहां पे ध्यान से समझते हैं, ये ऐसा टेम्परेचर है जिसपे सॉलिड लिक्विड स्टेट किसी भी सब्सटेंस का इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होता है, किसी भी सब्सटेंस का
सॉलिड और लिक्विड स्टेट जो होते हैं वो इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस हियर, व्हाट इज मीन्ड बाय डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब ही क्या होता है। देखो, फ्रिज में हमने रखा बर्फ, बर्फ नहीं रखो, पानी रखो, पानी जैसे रखोगे 0 डिग्री सेल्सियस पे वो जम जाता है। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे बेटा वो जम जाता है, जम गया। अब मैं पानी के अंदर नॉन वोलेटाइल सल्यूट मिला देता हूं और रख देता हूं फ्रिज में। अब फ्रिज का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, वो जमा ही नहीं, वो लिक्विड की तरह है। किसी की फ्रीजिंग पॉइंट को घटा देना, 0 डिग्री पे जम रहा था अब लेट जमेगा, इसको बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। लेट जमाना है ना, लेट जमेगा। इट इज डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इन कंपैरिजन टू प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट 0 डिग्री पे जम जा रहा था सर, लेकिन वहीं पे मैंने उसमें नॉन वोलेटाइल सल्यूट डाल दिया, जिससे उसकी फ्रीजिंग पॉइंट हो गई कम। यानी कि आप बोल सकते हैं डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ। टी नॉट एफ माइनस टी एफ हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल। अब तक पढ़ा रहा था कि टीबी माइनस टीबी नॉट, लेकिन अब पढ़ा रहा हूं टी नॉट एफ माइनस टी एफ। क्या समझ में आया? बड़ी टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पे जो है प्योर सॉल्वेंट वाला इस बार ज्यादा हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे सोल्यूशन कम हो जा रहा है। पहले क्या हो रहा था, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा था, यहाँ पे घट रहा है। टी नॉट एफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट होता है, टी एफ का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, 2 बार लिख दिया गया है। तो यानी कि प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट होगा। चलो, क्या कारण है, मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया कि आप नॉन वोलेटाइल सल्यूट को ऐड कर रहे हैं प्योर सॉल्वेंट में, तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का घट जाएगा, जिसके कारण जो है सॉल्यूशन की फ्रीजिंग पॉइंट भी घट जाएगी। जमने को जमेगा, बट बेटा थोड़ा टाइम लेगा, ग्रेटर कूलिंग विल बी रिक्वायर। थोड़ा सा ज्यादा आपको और ठंडा करना पड़ेगा उसको जमाने के लिए, जमने को जमेगा। जैसे कोल्ड कंट्रीज होती हैं, वहां के कार के रेडिएटर में एथाइलिन ग्लाइकॉल को ऐड कर देते हैं, ताकि पानी अगर हम डाल के चलाएं नॉर्मल तो जम जाएगा इंजन के अंदर, लेकिन उसमें एथाइलिन ग्लाइकॉल डाल दिया गया। अच्छा, एथाइलिन ग्लाइकॉल डालने से क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस कर जाएगा, दैट मींस -52 डिग्री सेल्सियस तक वो जमेगा नहीं, है ना? समझ में आ रहा है? यहां तक कि वो झेल जाएगा। यानी कि सर एक ग्राफ भी हमें दिया है, ये लिक्विड है, ये सोल्यूशन है। लिक्विड को मैं फ्रिज में रखा, टेम्परेचर कम करते 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 एक समय ऐसा आया कि जम गया, लिक्विड जम गया। अभी लिक्विड जो है ये सॉलिड बन गया, ये पूरा एरिया सॉलिड का चल रहा है। ये क्या चल रहा है बेटा? सॉलिड है ये सॉलिड की एरिया है, और यहां तक लिक्विड था। चलो, सोल्यूशन उठाया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल के, इसको भी फ्रिज में रखा, जमते 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 एक समय ऐसा ये भी सॉलिड को कट करता है यहाँ पे, यानी कि ये भी जम गया। पहले लिक्विड यही जम जा रहा है, और ये जो सॉल्यूशन है वो यहां जम रहा है, लेट जम रहा है, लेट जम रहा है। फ्रिज में रखने के बाद लेट जम रहा है, उसी को बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये बेटा ये किसका था? प्योर सॉल्वेंट का था, तो यहाँ पे टी नॉट एफ रहेगा, टी नॉट एफ रहेगा। ठीक है, ये सॉल्यूशन का है तो टी एफ रहेगा। इन दोनों के बीच की गैपिंग जो है वो डेल्टा टी एफ होती है। ठीक है, डेल्टा टी एफ होती है, और डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू बेटा हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा टी पतली करिए, ठीक है, ज्यादा नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, ग्राफ को, और साथ ही एनसीईआरटी की ग्राफ है, नोट कर सकते हैं आप। अगर आप कहें तो एक ग्राफ स्टेबलिश समझाने के लिए बना दूं, यहां देखो रफली बना दे रहा हूं, टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर। ठीक है, टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर। लिक्विड को मैंने पानी में उसमें फ्रिज में रखा, एक समय ऐसा आता है कि वो जम गया। ठीक है, यहाँ पे जम गया। अब जमने के बाद ये पूरा एरिया सॉलिड का चल रहा है, ये पूरा एरिया सॉलिड का, ये पूरा एरिया लिक्विड का चल रहा है। ठीक है, मिला जुला के पूरा ये सॉल्वेंट है। ठीक है, सॉल्वेंट है। सोल्यूशन को लिया, ये भी आके यहाँ पे कट करता है, ये सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन है बेटा। तो ये जो सोल्यूशन की लाइन यहाँ पे कट की है, इसको अपन बोलेंगे टी एफ। ये जो है बेटा प्योर सॉल्वेंट यहाँ पे कटा हुआ है, तो टी नॉट एफ। तो यहाँ पे इसके बीच की गैपिंग जो होती है वो डेल्टा टी एफ होती है। सो डेल्टा टी एफ निकालने के लिए हम कह सकते हैं बेटा टी एफ माइनस टी एफ। ठीक है, टी एफ, सॉरी क्या कर दिए, बड़ी है ना, क्योंकि ये ऑलरेडी ध्यान रखना कि टी नॉट एफ माइनस टी एफ हो जाएगा। समझ पाए क्या बोलना चाह रहा हूं?
एकदम इजी क्लास था सर, टी नॉट एफ माइनस टी एफ। ठीक है, चलो ग्राफ भी हो गया। यहाँ पे डेरिवेशन है, सेम टू सेम डेरिवेशन करने वाले हैं यहाँ पे सर, सेम टू सेम डेरिवेशन होगा, एकदम बेसिक क्लासेस हैं कि डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स टू। ये दोनों में बेटा कॉमन आ रहा है तो हम इसको ले लेंगे कि डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स टू। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा बेटा, एक कॉन्स्टेंट टर्म के आएगा। ठीक है, एक्स टू को लिख सकते हैं एन टू अपॉन एन वन प्लस एन टू। ठीक है, इफ N2 इज लेस जो है तो N2 अपॉन N1 हो जाएगा, समझ लेना। N2 अपॉन N1, N1 को लिख सकते हैं W1 अपॉन M1। दीज एंड दीज बिकम्स KF, क्या बन जाएगा KF। तो मैं लिख सकता हूं डेल्टा TF इज इक्वल टू ये और ये मिलके बन गया KF। ठीक है, और ये बन जाएगा बेटा, ध्यान से बताना बेटा, यहाँ पे कैसे W1 आ जाएगा सर, यहाँ पे रहेगा W1। ठीक है, यहाँ पे W1 रहेगा, टू कैसे आ जाएगा। ठीक है, W1 और ये N2 अपॉन W1 बेटा जो है मोलैलिटी होता है, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM। और यहाँ पे इस फॉर्मूले में KF का मतलब है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट एंड इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। M फॉर मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन है बेटा, आप एज इट इज कॉपी कर लेना। बहुत इजी क्लास था, एकदम मजा आ रहा होगा इस क्लासेस में। ठीक है, कहो तो डेरिवेशन कर दे हम एक बार, कहो तो डेरिवेशन कर दे बेटा। देख लो यहाँ पे डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी, स्वाभाविक सी बात है सर। डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया ना ये, अब हम लिख सकते हैं डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स टू। ये देखो कॉमन में जा रहा है, तो फ्रॉम इक्वेशन दीज एंड दीज हम बोल सकते हैं डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स टू। सो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एक्स टू हो सकता है सर, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन है वो। मैं इसको लिख सकता हूं डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एक्स टू को एन टू अपॉन एन वन प्लस एन टू। बोलो बात सही है। इफ एन टू जो होगा बेटा वो लेस है एन वन से, तो मैं क्या बोल सकता हूं, बोलिए। एन टू जो है लेस है, यानी कि मैं लिख सकता हूं डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एन टू अपॉन एन वन, के एन टू अपॉन एन वन। मैं इसको ऐसे कर सकता हूं कि डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एन टू अपॉन डब्ल्यू वन अपॉन एम वन, नीचे से ऊपर एम वन आ जाएगा। ये और ये मिलके बेटा, ये और वो मिलके क्या बन जाएगा आप बताइए। के और एम वन मिलके बन गया बेटा के एफ, और ये एन टू अपॉन डब्ल्यू वन होता है मोलैलिटी, तो ये डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम हो जाएगा। आप बोलना चाहें तो डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, सो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम हो जाएगा बेटा। यही तो प्रूफ कर रहे हैं अपन, बेसिक क्लासेस था, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, ऑलरेडी आपने नोट किया ही होगा, मैं एक्सप्लेन कर चुका था यहाँ पे, देख लेना। ठीक है, कॉपी कर लो, नोट कर लेना। चलो नेक्स्ट बेटा क्लास आता है डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। सेम क्लास है बेटा, यहाँ पे हमने पढ़ा है कि डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम, पढ़े हैं ना बेटा। एम को मैं लिख सकता हूं डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ, एम को लिख सकता हूं एन टू अपॉन डब्ल्यू वन। बोलो लिख सकता हूं कि नहीं, बोलो बेटा लिख सकता हूं कि नहीं। लिख सकता हूं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं आप। तो ये बताइए कि डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एन टू की प्लेस पे डब्ल्यू टू अपॉन एम टू, ठीक है, इंटू डब्ल्यू वन। अच्छा ये डब्ल्यू वन ग्राम में है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लेना। M2 बराबर पूछा हूं तो M2 को शिफ्ट करिए इधर और लिखिए M2 इज इक्वल टू के एफ डब्ल्यू टू 1000, के एफ डब्ल्यू टू 1000, नीचे आके लग जाएगा डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू वन। ये आपको प्रूफ करना था। ये आपका बेटा DFP का जो है M2 है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट क्या होता है। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट को अगर डिफाइन करना चाहते हो तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा वो भी जब मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन इज यूनिटी। सेम क्लासेस है, सोल्यूशन की मोलैलिटी अगर 1 हो जाए बेटा, जैसे डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM पढ़े हैं हम, तो M की प्लेस पे 1 रख दी, दैट मींस यूनिटी है, ये मोलैलिटी 1 हो गई, तो हम बोल सकते हैं कि डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM। यूनिट निकालना है सर, तो KF की यूनिट निकालनी है हमें, तो डेल्टा TF अपॉन M होगा कि नहीं होगा, बताओ बताओ यहीं से कि डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM
और मुझे बेटा बताना है केएफ की यूनिट। सो केएफ इज इक्वल टू डेल्टा टीएफ अपॉन एम हो जाएगा। वही लिखा हुआ है, डेल्टा टीएफ का बेटा डिग्री सेल्सियस होगा, यहाँ पे पर मोल लगा तो केजी पर मोल हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं केल्विन केजी पर मोल या डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल। कुछ लोगों की केएफ वैल्यू लर्न कर लीजिए। H2O का 1.86 होता, बेंजीन का 5.12 होता, एथेनॉल का 1.99 होता है। सर ये एंटी फ्रीज और डी आइसिंग एजेंट क्या होते हैं? एंटी फ्रीज ऐसा सब्सटेंस होता है जो जमने से रोकता है। जैसे एथिलीन ग्लाइकॉल एक एंटी फ्रीज है, उसको वाटर में अगर ऐड कर दें तो उसको जमने से वो बचाता है। 0 डिग्री सेल्सियस पे नहीं, इवन इसको -52 तक खींच के लेके जाएगा, -52 डिग्री सेल्सियस तक खींच के लेके जाता है जमाने के लिए, है ना। उसके पहले किसी कोल्ड कंट्री में मान लो -20 डिग्री का टेम्परेचर है, वहां पे मैं एथिलीन ग्लाइकॉल डाल दूं कार के रेडिएटर में, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। वो -52 तक झेल सकता है भाई, -52 तक झेल सकता है। समझ पा रहे हो? बेसिक क्लासेस है। डी आइसिंग एजेंट ऐसे लोगों को बोलते हैं जो बेटा मेल्ट कराने में सहायता करता है। जैसे NaCl और CaCl2 को स्कैटर कर देते हैं स्नोफॉल एरिया में जहां पे बर्फबारी होती है, ताकि उसके फ्रीजिंग पॉइंट को कम करके बेटा वो फटाफट जो है उसको डिप्रेस कर देता है फ्रीजिंग पॉइंट को, और उसको हेल्प करता है आइस को मेल्ट कराने में। आप आंसर लिख लीजिएगा, दोनों चीजें मैं बोला हूं बेटा, साइड हट जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इसको सॉल्व करेंगे आप। इसमें डायरेक्ट बोल दिया बेटा W2 निकालो, तो W2 निकालने का फॉर्मूला भी मैं आपको सिखा चुका हूं। ठीक है, M2 निकालना सिखाया हूं, उसी के अकॉर्डिंग आप W2 भी बना लेंगे, क्योंकि मुझे पता चल रहा है व्हाट मास ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल, जिसका मॉलिक्यूलर मास 62 है और जिसमें मैं 5.5 केजी पानी में डाल रहा हूं। इसको आप अपने से बनाइए, 0 डिग्री सेल्सियस से -10 हो गया, केएफ दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा टीएफ सब कुछ दिया है ऑलरेडी, डेल्टा टीएफ भी दिया है बेटा, निकाल लेंगे। 0 से -10 हो गया, 0 से -10 हो गया, यानी कि 10 आएगा, डेल्टा टीएफ की जगह -10 हुआ था, तो वो माइनस माइनस प्लस होकर 10 हो जाएगा। डेल्टा टीएफ की जगह 10 हो गया। M2 क्वेश्चन में 62 दिया है, W1 केजी में दिया है ना, ग्राम में कर लेना, 5500 ग्राम हो जाएगा। केएफ दिया 1.86 थाउजेंड, सबको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे आप, तो 1833 ग्राम आ जाएगा। नोट कर लेना। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं, एक हमारे पास 15 ग्राम अननोन सब्सटेंस है, जिसको मैंने 450 ग्राम पानी में घोल दिया, तो जो सोल्यूशन तैयार हुआ है वो -0.4 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जाता है। तो इसका M2 क्या होगा? फिर से देखो, M2 बराबर बेटा, M2 बराबर होता है KF W2000 अपॉन डेल्टा TF W1। KF की प्लेस पे 1.86 W2 दिया है बेटा, 15 दिया है ना, देख लेते हैं। हाँ, 15 यहाँ पे दिया है और 1000 फॉर्मूले का है। डेल्टा TF कितना है बेटा? डायरेक्ट दे दिया, -34, सॉरी क्या दिया, 0.34 दे दिया है। ठीक है, ठीक है बेटा, तो -0.34 दिया, तो जीरो में से ये माइनस माइनस प्लस होकर 0.34 हो जाएगा। और W1 बेटा 485, सबको सॉल्व कर लीजिए, 182.4 ग्राम पर मोल आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था बेटा, मैं आपके स्क्रीन पे दिखाया हूं, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है पानी का, प्योर सॉल्वेंट का, वो 0 होता है, उसमें देगा नहीं क्वेश्चन में, वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी समझ में आई है तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।